अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गवादर फ्री जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बलूचिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंदों से बातचीत का इंदिया दिया। आज विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बाज़ाब्ता तौर पर नाराज बलोचों से मुज़ाकरात शुरू होने की भी तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, बलूचिस्तान ने बैरूनी ममालिक की मुदाखलत, अफगानिस्तान में से बलूचिस्तान में क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का दहशतगर्दों का नेटवर्क किसी से ढका छुपा नहीं है। माजी में भी हमने देखा है कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से पकड़ाए गए। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला और इस इनखला के बाद खित्ते के हालात और सी पैक का जो मुस्तकबिल है और ये जो अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरे चंक में बात करेंगे पीडीएम का मुस्तकबिल और नून लीग में क़यादत के दरमियान जारी कशमकश, ये कहां जाएगी, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ज्वाइन करें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। इसके साथ साथ हमेशा की तरह मेरे साथ सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाई। अदील, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। ब्रॉडर लेवल पर तो हम इसको देखेंगे अदील, लेकिन स्पेसिफिकली जो कल वज़ीर आज़म ने बात की है कि हम अस्करियत पसंदों से बातचीत का सोच रहे हैं और आज फवाद चौधरी साहब ने उसकी तस्दीक भी की है, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखें, एक ऐसे वक्त में जब ग्वादर में जो सी पैक जो मंसूबे हैं उन पर काम तेज हो गया है। कल जो ग्वादर फ्री जोन है उसके दूसरे फेज की जो है वो संगे बुनियाद रख दिया गया है। पहले फेज में भरपूर रिस्पांस आया है और उसमें अब कई कंपनियां, 40 के करीब कंपनियां जो हैं एंटरप्राइजेस, वो आ गई हैं, काम शुरू कर दिया है। मैं खुद भी कल ग्वादर में था और मैंने जो देखा वहां पर जो सूरत हाल थी, जो तरक हवाले से ये जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो पोटेंशियल है, और जो बलूचिस्तान हम ये सुनते आए ना, हम ये सुनते आए एक तो कि बलूचिस्तान माला माल है कुदरती वसाइल से भी, और फिर हम ग्वादर के हवाले से भी सुनते आए कि जी ग्वादर गेम चेंजर है। लेकिन जब कल मैंने अपनी आंखों से जाकर इसे देखा और वाकई जो दुनिया की नजरें वहां पर लगी हुई हैं और जो दुश्मन की नजरें भी वहां पर लगी हुई हैं, और दुश्मन वहां पर मौजूद अनासर को इस्तेमाल करके वहां जो चीजों को सबोताज करने की कोशिश करता है, और उसे मुंह की भी खानी पड़ी। और कुलभूषण यादव का मामला सामने है, उसने एतराफ किया कि कैसे वो आता था ईरान के रास्ते से और कैसे वो बलूचिस्तान में जो तबाहकारियां करता था, तो एतराफ किया, उसका एतराफी बयान सबके सामने है। तो ऐसे में देखें, जो नाराज बलोच है ना, उसमें कई इकसाम मौजूद हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो जिनके साथ बात नहीं हो सकती, यानी जिनके हवाले से हुकूमत को, इदारों को ये मालूम है कि कुछ लोग, कुछ अनासर ऐसे हैं बहुत, यानी जिनको बाहर से फीड होती है, या कुछ ऐसे जो बाहर बैठे हुए हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनकी जो महरूमियों के हवाले से शिकवे हैं ना, वो बड़े जायज हैं, और ये हुकूमत को रियलाइज हो गया है। और जो दिलचस्प बात यह है कि आज जो आर्मी चीफ ने हमारी ये जो बात की है ना, जो 7वीं कौमी वर्कशॉप जो बलूचिस्तान से मुतल्लिक है, उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसको समझने की जरूरत है कि कौमी क़ियादत बलूचिस्तान को अहमियत दे रही है, जबकि फौज मुल्क के दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। तो इस वक्त वफाकी हुकूमत, मुतल्लिका इदारे, तो ये तमाम इस हवाले से एक पेज पे हैं कि बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं उनको किस अंदाज में दूर करना। जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान में जो महरूमियां हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से प्रॉपर इकदाम उठा लिया गया है। कल जो 730 अरब का पैकेज प्राइम मिनिस्टर दे के आए हैं, उसमें होगा क्या? अब ग्वादर जिसने इस मुल्क की किस्मत बदलनी है, वहां के अपने लोगों पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। वहां समंदर के बिल्कुल ऊपर किनारे पे मौजूद जो शहर है, वहां पीने के लिए पानी ही नहीं है, और ये पानी की अब 180 किलोमीटर तवील लाइन जो है वो डालकर अगले चंद महीनों में ये पानी का मसला हल हो जाएगा। बिजली नहीं है, बिजली वहां ईरान से आती है, बिजली की जरूरियात ज्यादा हैं। इसके अलावा वहां हॉस्पिटल्स और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। तो अब ये जो बलूचिस्तान के लोगों के जो कंसर्न है जी, ये बिल्कुल जायज कंसर्न, जो बहुत सारे जो रहनुमाओं के जो कंसर्न आते हैं ना, वो बिल्कुल जायज है। माजी में अनफॉर्चुनेटली किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अब यह तय कर लिया गया है अस्करी और सियासी क़ियादत इस हवाले से
ये इन्होंने तय कर लिया है कि अब बलोचिस्तान से फायदा उठाना है। जो फोकल पॉइंट बनने जा रहा है बलोचिस्तान, ये ग्वादर जो है वो फोकल पॉइंट बनने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां के लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। और जाहिर है कुछ लोगों से बात होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी, लेकिन ये तय कर लिया गया है बातचीत करनी है। अच्छा शहजाद साहब, आपको जाने पाऊंगी, ये बताया कि इस तरह से अभी अदील ने बात की है ना कि मुख्तलिफ अनासिर हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, और जो नाराज बलोच हैं उनके भी मुख्तलिफ कंसर्न्स हैं। अब यहाँ पर कुछ के साथ सॉफ्ट मेयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ के साथ हार्ड मेयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस सब को एक पेज पर किस तरह से लाया जाएगा? नहीं, इन सबको एक पेज पे तो लाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सबके इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं, उनके अहदाफ मुख्तलिफ हैं। एक वॉर इकोनॉमी डेवलप हो गई है बलोचिस्तान के अंदर बदकिस्मती से, जिसमें BLA BRF ये लोग सबके सब बाहर से कुछ चंदे लेते हैं, कुछ मदद लेते हैं, बाहर के ममालिक इनकी मदद करते हैं, बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए इनको सपोर्ट मिलती है। फिर कुछ इनके लीडरान लंदन में, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में बैठे हैं वहां पर, और वहां पे उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो ये तो इस्टेब्लिश्ड है। अब वो लोग क्या अपनी सारी लल्ले तलल्ले छोड़ के जो मुफ्त में उनको हुकूमतें, भारत की हुकूमत हो या कोई और लोग हैं जो उनको पैसा दे रहे हैं, वो छोड़ के आएंगे? मेरा तो ख्याल है वो छोड़ के नहीं आएंगे। इसलिए वो ग्रुप एक डिफरेंट ग्रुप है। एक ग्रुप ऐसा है जो कि मुल्क के अंदर ही है लेकिन नाराज है। उसकी नाराजगी की वजह पता करनी चाहिए। उसकी नाराजगी की वजह तो मुझे समझ आती है, वो ये है कि पिछले 30-40 साल, 50 साल या 70 साल में मुझे तो नहीं लगता कि कोई गैर बलोच जो है उसको वहां पर मुसल्लत कर दिया गया हो। चीफ मिनिस्टर हमारे हमेशा बलोच रहे हैं जब भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, और उसके बाद तो क्या वजह है कि इतने पैसे देने के बाद, इतने फंड्स देने के बाद भी बलूचिस्तान के लोगों के अंदर अभी भी नाराजगी का एलिमेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल इलाका है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत फैलाव वाला इलाका है, कनेक्टिविटी की जरूरत है। वो जो कि अभी काम शुरू हुआ CPEC के थ्रू शुरू हो गया, लेकिन अच्छा काम शुरू हुआ। जब आप कनेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आने जाने के जराए हो, चाहे वहां पर गैस की जरूरत हो, तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिर आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, हम हमेशा ये समझते हैं कि बलूचिस्तान एक तिहाई है पाकिस्तान का, लेकिन आबादी सिर्फ 6 से 7 मिलियन के करीब है। तो इतनी स्पार्स जो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, वहां पर एकदम से एक इम्पैक्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस का लेके आना बहुत जरूरी, मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको चूज करना चाहिए, जैसे अब इन्होंने गवादर को चूज किया, इसी तरीके से 2-3 और नोडल पॉइंट्स लेके उनको डेवलप करें, और जब वो डेवलप होंगे तो वो फिर अपने असरात अपने इर्द गिर्द के इलाकों में छोड़ेंगे, जिससे कि आपके वो 3, 4, 5 जब नोडल पॉइंट्स बनेंगे तो एक सूबे के अंदर कुछ हरकत होती नजर आएगी, लोगों के स्टेक्स डेवलप होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करने की जरूरत है। और जहां के जो लोग हैं जो कि मिसाल के तौर पर मुल्क के अंदर रह के ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि रियासत से नाखुश हैं, नाराज जिन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, उनसे बात जरूर कीजिए, उनसे पूछिए क्या मसाइल है। मुझे लगता है वो यही कहेंगे कि हमारे हकूक जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। कौन नहीं लेके जाने दे रहा हकूक उन तक? कौन है जो कि ये सारे वसाइल रोक रहा है? क्या वजह है कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत बड़े बड़े मसाइल निकलते हैं कि वहां पर पैसा खाया जाता है, करप्शन के बहुत ज्यादा एलिमेंट? क्या वजह है कि वहां पर सेनेटर्स और वहां के जो लोग हैं वो इतना पैसा लेके सेनेटर्स बनते हैं और MPs बनते हैं वगैरह वगैरह? ये सब चीजें बहुत सोचने समझने वाली हैं। बात है कि वहां के जो लीडर हैं वो ज्यादा, उन्होंने अपनी रिहाइशें जो हैं वो कराची में रखी हुई हैं, वो तो वहां खुद रहते ही नहीं है, और फिर वही वहां बैठ के कह रहे होते हैं कि जी बलूचिस्तान के अवाम की जो किस्मत है वो नहीं बदल रही। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और यही वजूहात है। आप पूछिए, आप देखिए कितना पैसा, कब से कितना पैसा बलूचिस्तान में गया है। आपको याद होगा PPP के जमाने में गालिबन फैसला हुआ और तमाम सूबों ने फैसला किया कि हम अपने बजट का एक कुछ हिस्सा बलूचिस्तान को दिया करेंगे, ताकि बलूचिस्तान क्योंकि पीछे रह गया बाकी सूबों के मुकाबले में, तो हम अपना हिस्सा कुछ कम करके उनको ज्यादा देंगे, ताकि वो जो क्या कहते हैं NFC अवार्ड जो है उसके लिए उसके अंदर उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। आप ये सोचिए कि NFC अवार्ड का हिस्सा भी बढ़ा, आप ये देखिए कि एनुअल बजट्स भी जाते हैं, लेकिन आम बलोच की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर कोई गेपिंग होल है वहां पर, तो ये सबसे बड़ा गेपिंग होल है जिसको कि आपको ये पता करना है। देखिए तकरीरें होती रहती हैं, हर 3 साल बाद होगी, कोई ना कोई जाएगा इस तरह की बात करेगा। यही तरीके हैं कि हम आगे उसको लेके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जहां काम आता है, फिर 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन के पास या जितना मर्जी जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलें या प्राइम मिनिस्टर बोलें, वहां पर जो जिम्मेदारी है
जो पावर्स हैं वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक बढ़ के वो मामला नहीं करेगी शहजाद जिसके साहब, लिए आप आपने पैसा जैसे दे रहे हैं। बात की इम्प्लीकेशंस की, आसिम सलीम बाजवा साहब बहुत अहम रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली वहां पर वो काम भी करवा रहे हैं। जिस तरह से माजी की हुकूमतें कहती आई हैं कि हमने बलूचिस्तान पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन आपने खुद भी बात की है कि उस तरह से काम नहीं हो पाता है। इस गवर्नमेंट ने भी इस तरह ही एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया। आपको क्या लग रहा है, क्या ये उनसे कुछ मुख्तलिफ होगा? सीपैक ने एक मोमेंटम क्रिएट किया है, सीपैक क्या है? सीपैक गवादर का नाम है, सीपैक उस नॉर्थ और साउथ रूट का नाम है, एक ईस्ट वेस्ट रूट का नाम है। कोस्टल हाईवे हर 5 साल बाद वहां बनती है जो कि कराची से कनेक्ट करती है, और हर 5 साल में 2-3 दफा बह जाती है वहां पर जब भी पानी आता है बलूचिस्तान के अंदर। क्या वजह है कि वो जो एक हम इतनी बार सड़क बना चुके वो हमसे अब तक बच नहीं पाई? तो ये वो चीजें हैं जहां पर कि किसी ना किसी को बैठ के फैसला करना है कि आप कितना इस पैसा डालते जाएंगे और कोई रिजल्ट आप वापस नहीं ले रहे किसी भी तरीके से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सीपैक के मामले में तो ठीक है, चलिए चाइना को फायदा हो जाएगा, और अगर अल्लाह करे कि अफगानिस्तान के बाद कुछ वहां पे जब मामला 6 महीने 8 महीने साल में सेटल डाउन होते हैं तो शायद वो स्पेस जो कि वहां पर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को मिली है वो अगर कुछ कम हो गई तो शायद पाकिस्तान के लिए उधर से मुश्किलात आना कुछ कम हो जाएंगी। और अगर ये ऐसा मामला होता है तो फिर हमारा कोई रास्ता कनेक्टिविटी का सेंट्रल एशिया की तरफ हो, अफगानिस्तान की तरफ हो, चीन के साथ हो, मुश्किलात जो आती हैं वहां से उनमें कुछ कमी हो जाए और ये मामला जरा तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाए। अच्छा, तो अगर आपने सीपैक अथॉरिटी बना के कोई भी हो, आसिम सलीम बाजवा है या कोई और है, किसी को लगाया जाता है, जब भी काम होगा अगर आप वहां पे एक डेडिकेटेड आदमी लगाएंगे और अपने हिस्से का पैसा डालेंगे। क्या वजह थी कि आप अभी तक वहां पे सीपैक पे नहीं चल पाए? क्योंकि आप देखिए वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान ने डालना है और कुछ बाकी फिर चाइना डालेगा, जो भी काम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर या बाकी चीजों के अंदर। जहां पे आपके यहाँ पैसा कम हो जाता है, आपके पास आपकी रियासत के पास पैसा नहीं है, हुकूमतों के पास पैसे नहीं है, तो किस तरह अपना हिस्सा डालेंगे? जब आप नहीं डालते तो चाइना भी हाथ रोक लेता है, इसलिए चीजें स्लो हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये नारों से और तकरीरों से जरा आगे डेप्थ में जाके इन चीजों को देखना है कि क्या वजह है कि अभी तक बावजूद इसके कि पिछले 20-25 साल में हमने सीपैक की भी बात की है, हमने बलूचिस्तान की भी बात की, हमने गवादर को भी बात की कहने की, लेकिन क्या वजह है कि हम अभी तक गवादर में वो चीजें नहीं कर पाए पिछले 20-25 साल में। अगर 20-25 साल का ही हमने टाइम लेना है तो फिर यकीन मानिए फिर ये लोग भूल जाएंगे, बलूचिस्तान को बदकिस्मती से यह सफर करता रहे। टाइम टेकिंग। अदील, जिस तरह भी शहजाद साहब ने बात की है, काफी पुराना यह मंसूबा है लेकिन अभी तक उस पर उस तरह से काम नहीं हो पाया। अभी अचानक से हमने देखा है कि आसिम सलीम बाजवा के आने के बाद बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम होना स्टार्ट हुआ है। कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं? जी देखें, जो सीपैक अथॉरिटी है ना, ये सीपैक अथॉरिटी चीन को शुरू में मसाइल क्या थे कि एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं तो उस वजारत से अलग से डील करना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उस मुतलका वजारत से अलग से डील करना पड़ रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत से अलग से डील करना पड़ रहा है, केपी हुकूमत से अलग से डील करना पड़ रहा है। तो चीन ये चाहता था कि एक वन विंडो ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए, फिर सीपैक अथॉरिटी बनी। अच्छा, अब इसमें जो बाजवा साहब आए हैं ना, आसिम सलीम बाजवा साहब, मैं ये समझता हूं कि ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीज़न क्या है? जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ वहां पर, जो ये इवेंट था इस पे, वो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं, वहाँ सदर्न कमान की सरबराही करते रहे हैं। तो आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो वहाँ की एक तो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह शहजाद साहब भी बात कर रहे थे कि यहाँ की जो क़यादत थी ना, बलूचिस्तान की क़यादत, इसने खुद भी जिम्मेदार है। ये हर वक्त ये कहा जाता है ना जी, वफाक जी तवज्जो नहीं दे रहा, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि वहां कौन लोग बैठे हैं, कोई गैर बलोची तो मुसल्लत किए नहीं है, उन्होंने भी अपनी तरजीहात कुछ और रखी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बाजवा साहब क्या कर रहे हैं? बाजवा साहब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। और वहां पर अब जो कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इवेंट था, अब होता क्या है, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया ये जाता है, आम तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, बताया जाता है ओ जी अभी तो बड़ा काम होने वाला है, जब चीजें हो जाएंगी आप तब जाइएगा। तो आपके अच्छा, बाजवा साहब ने जो कल का ये जो इवेंट था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब गए, इस मरतबा भी हमें यही जराए ने बताया है कि ये कहा गया कि अभी तो जी वहां बड़ा काम होने वाला है, आप जाएं इफ्तिताह करें जाके। तो इनको फिर बाजवा साहब ने ये बताया प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कि सर आप जाएंगे तो हाइप भी क्रिएट होगी, चीजें जो हैं वो सेंसिटाइज होती हैं, इदारों को पता होता है
मुतलका हुकूमतों को पता होता है। उसके बाद जो है इसकी पेस आप देखिएगा, और यही हुआ कि अब कल से जो ग्वादर जो लाइमलाइट में आया हुआ है, किसी ने वहां ऑन स्पॉट जाकर देखा ही नहीं, रिपोर्टिंग ही नहीं की ये है क्या, पोर्ट का मामला क्या, फ्री जोन कहते किसे हैं। कल पता चला है लोगों को कि ये फ्री जोन होती क्या है। और इसमें कल चीन के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वीडियो लिंक पर बैठकर वहां अपने तासुरात का इजहार किया है। ठीक है जी, 8-9 इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब हुए, बात की। तो ये वो चीजें हैं फिर जिनसे एक माहौल बनता है। तो आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो जो मुझे लग रहा है, जो मैंने कल जाकर देखा ग्वादर में, वो जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, देखें कि ग्वादर के लोगों की किस्मत तो बदलने किस तरह जा रही है। यानी यूं तो पूरे बलोचिस्तान के लोगों की इंशाल्लाह किस्मत बदलेगी कि वहां पर जो फ्री जोन में जितने एंटरप्राइजेज आए हैं वहां पर उन बलोचों को नौकरियां मिल रही हैं। वहां बलोचिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं, वहां तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। तो कंसर्न इस तरह दूर होंगे जहां से आपने प्रोग्राम शुरू किया कि उनको आप सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं, उनको आप नौकरियां दे रहे हैं। वहां पर चूंकि तालीम का निजाम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वहां लोग जो टेक्निकल ये जो तालीम है वो हासिल करने में बड़े मसाइल हैं। वहां पर टेक्निकल एजुकेशन के इदारे इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं, उन लोगों को वहां से तरबियत दे के इन सीपैक के मंसूबों में लगाया जाएगा। तो फिर उस तरह जब उनकी शमूलियत होगी, उनकी जब पार्टिसिपेशन होगी, तो वहां पर बहुत सारी चीजें बेहतर होने जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इसी को और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखेंगे कि सिक्योरिटी किस तरह से यहाँ की इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉल कर रही हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत एक अहम क्वेश्चन भी रेज होता है कि अब सिक्योरिटी किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया बात जानती है कि सी पैक पाकिस्तान और चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका एक दूसरे के राइवल्स भी हैं। शहजाद साहब, आपसे मेरा सवाल है, एक तरफ जहां पर अमेरिका इस वक्त विड्रॉल कर रहा है अफगानिस्तान से, और दूसरी तरफ हमने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे ना देने का भी बहुत एक ब्लंट फैसला किया है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे। क्या सी पैक इस तनाजुर में हम उसकी सिक्योरिटी देखें तो कितने खदशे में है, और इसके लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? मेरा ख्याल है अमेरिका कुछ करे या ना करे, अफगानिस्तान किस ढप पे बैठेगा यही फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ती हैं। अमेरिका के जाने से जो वहाँ पे वैक्यूम आया है, जो खला पैदा हुआ है, उस खला को फिलहाल तो तालिबान बढ़ती हुई उनकी जो ताकत और कुव्वत है और जो आगे मार्च है, वो लगता है कि वो जैसे कि अपना एक कॉन्टेस्ट अभी ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी। ये कितनी देर चलती है, कौन हाविया होता है, लगता है कि तालिबान एंड में जाके कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ, या जो सिटिंग गवर्नमेंट है कोई भी हो, अशरफ गनी की हो, अब्दुल्ला, या उनके साथ मामला करना पड़ेगा उनको तालिबान के साथ, या तालिबान उनसे काबुल के ऊपर जिस लास्ट टाइम हुआ था कब्जा करके अपनी हुकूमत बना पाएंगे। बारसूरत इसमें जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद जो इंटेंसिटी होगी इसकी, इस सारी कॉन्टेस्ट की, लड़ाई या इंतशार किस नहज पे चलता है, वो डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान पे असरात किस तरह के आते हैं। क्योंकि जब एक लड़ाई हो रही होती है किसी मुल्क में, तो वहां पे जो कंट्रोल है उसके बॉर्डर्स का, उसकी स्पेसेस का, वो तकरीबन उनके जंग की वजह से नहीं हो पाता। फिर उस किस्म के ग्रुप, चाहे वो भारत का मदद से आ रहे हैं या किसी और वजह से, TTP टाइप या बाकी है, दाइश है, इस किस्म के ग्रुप, क्या वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं? एक तो वो मुश्किल होगी। दूसरा, जो रेफ्यूजीज के आने का सिलसिला है वो कहां तक आता है, और उनके साथ कौन कौन लोग अंदर आके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, पाकिस्तान के लिए भी ये अब से लेके जब तक अफगानिस्तान में मामला कुछ संभल नहीं जाते, मुश्किलात का दौर है, उससे सीपैक के असर आने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सीपैक अगर नहीं भी असर आता, आप गवादर बना भी लेते हैं, आप उसके बाद उसको किसी तरीके से आगे हमारा जो बाकी सड़कों और जाला है वो सब बिछ भी जाता है, सिवाय वेस्ट एशिया के और सेंट्रल एशिया के, तो मतलब ये हुआ कि फिर अब ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ही सिर्फ रह गया, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर चीनी ट्रक चलते रहेंगे, शायद हमारे भी कुछ चल पड़े उस तरफ को। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे तरीके से
हम उससे फायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक जोन जो है, नौशहरा है, उसके बाद फिर आपको पता है बलूचिस्तान इस वक्त काफी वल्नरेबल इलाका है। इन तमाम जगहों की होने की वजह से शायद उस तरीके से फले फूले भी ना, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं या हम चाहते हैं कि फले फूले इकोनॉमिक जोन्स, और उससे वो ट्रेड का वो जो एक मोमेंटम डेवलप होता है वो ना हो पाए। तो ये मुश्किलात मुझे नजर आती हैं। अगर लेकिन तालिबान के आने के बाद चीजें संभल जाती हैं या कोई भी वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी आती है, चीजें संभलती हैं, वो स्पेसेस कम हो जाती हैं जहां पे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, तो मुझे यूं लगता है कि शायद पाकिस्तान का ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है सीपैक के हाथ में भी, और सीपैक को ज्यादा आगे सब जो बाढ़ लग गई है तरीके से जी बाढ़ लग गई है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे और उधर से ईरान के बॉर्डर पे भी लग रही है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है, इस पे ज्यादा बात नहीं हो पा रही। ये तो मुल्की मईशत के हवाले से भी एक बहुत बड़ा इकदाम है, स्मगलिंग रुक चुकी है बहुत बड़ी हद तक, लेकिन ये जो मुहाजिरीन की आमद का खदशा होगा और उसके बाद ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनके जो दहशतगर्द हैं, अब वो उस अंदाज में जाहिर है वो बॉर्डर तो नहीं क्रॉस करके आ सकेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वैसे एक तब्दीली है। ये देखिए, ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं और उनको ब्रीच भी किया जा सकता है, उनको ओवरकम भी किया जा सकता है, तो वो कोई इतना, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आप कहां तक अपनी मैन पावर के साथ इसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, इस फेंस को। यानी जहां पर अभी भी मुश्किलात आती हैं, आपको पता है रोजाना ही तकरीबन हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ शहादतें हो रही होती हैं, वहां से हमले हो रहे होते हैं, और ये फेंस के बावजूद, मैं अब खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वहां पे फेंसिंग जो कि 90% के करीब हो चुकी, उसके बावजूद ये मसाइल आ रहे हैं। तो मुझे यूं लगता है कि ना सिर्फ ये फेंसिंग, वहां पे जो 800 के करीब हम किले बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, उनकी मैनिंग, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी इसकी सर्वेलेंस करनी पड़ेगी इस इलाके की, ताकि हम वाकई में वो जो मलाइन कैरेक्टर्स हैं, वहां पर उस किस्म के ग्रुप हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनका हम कुछ उनको इंटेलिजेंस के तौर पे मॉनिटर कर सकें और वक्त पे उनके खिलाफ अपने एक्शन ले सकें। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। सबसे बढ़ के बात यह है कि अगर अफगानिस्तान में अमन आता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी ही कम हो जाएंगी और सीपैक के जो फवायद हैं वो हमें ज्यादा हासिल हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है शहजाद साहब, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ये बताइएगा, आप इस बात से एग्री करेंगे कि सिर्फ नाराज बलोचियों से डायलॉग जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज और साथ साथ जो तालिबान है उनके साथ भी डायलॉग करना जरूरी है, इस वक्त की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि बलोच जो है वो ज्यादा अहमियत रखते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के मसाइल अपनी जगह पे, उसको सेटल होते होते वक्त लगेगा और उनको बहुत दुनिया की मदद चाहिए होगी, रिगार्डलेस कोई भी वहां पे पावर में आता है। एक कोई तालिबान की कोलिशन आती है, तालिबान खुद से आते हैं, जो भी उनका तरीका बनता है, उस मुल्क को बहुत मदद की जरूरत होगी। उसके लिए यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और फिर खत्ते के ममालिक मिलके जितना कुछ वहां पे कर सकते हैं करना चाहिए, ताकि अगर वहां स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तो फिर उसके हिसाब से बाकी जो ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें सब में ईरान है, तुर्की है, हम लोग हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये सब के सब जो है उससे फायदा ले सकते हैं। तो उसकी तो अपनी तौर पर अहमियत है। लेकिन बलूचिस्तान का मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहां पर बेसिकली BLA, BRF, BRA, ये तमाम के तमाम ऐसे फोर्सेस बन चुकी हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं, जिनके कंट्रोल गालिबन इंडिया के हाथ में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, अफगानिस्तान में आज छुपने की जगह है, लेकिन अफगानिस्तान में अगर अमन आ जाएगा तो उनके छुपने की जगह भी कम तर होती जाएंगी अगर मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं हो जाती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन ग्रुपों के साथ एक और बर्ताव करना पड़ेगा। जो अंदर खाने हमारे ग्रुप्स हैं, मिसाल के तौर पे जो कोस्ट सदर्न बलूचिस्तान के साथ जो कोस्टल रीजन्स के ग्रुप्स हैं, कुछ 2-3, उनके साथ और तरीके से हमें बर्ताव करना पड़ेगा, उनसे बातचीत का अमल होना चाहिए। ये जो बाहर बैठे हैं स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड में, उनका रवैया मुख्तलिफ होगा हमारे साथ, उनके साथ कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ये जो ग्रुप्स बाहर बैठ के इस वक्त एक वॉर इकोनॉमी चला रहे हैं, उनके साथ कुछ और गुफ्तगू करनी पड़ेगी, किसी और तरीके से उनको डील करना पड़ेगा। तो जब तक हम इसको डिसएग्रीगेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम असल में बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, और लकीली वहां पे चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए किसी भी ऐसी गलत तरीके का या जो टेरर का है या जो इंसर्जेंसी है, इसका मोमेंटम डेवलप नहीं हो पाता है। स्पेस बहुत बड़ी है और स्पेस के अंदर वो जो भी कोई भी वहां पे ऑफेंसिव
किस्म की सिचुएशन नहीं आ सकती, उतना ही डिफेंसिव भी मुश्किल है वहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट ये टेकन। सोच समझ के वी नीड टू डेवलप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। इस वक्त हमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पीडीएम बहुत दोबारा से एग्रेसिव होने जा रही है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? और साथ ही साथ नून लीग के अंदर इस वक्त जो उनकी क़यादत के अंदर जो एक कशमकश चल रही है, आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि जहां शहबाज शरीफ होते हैं वहां मेरी ज़रूरत नहीं होती है। अदील, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन, क्योंकि अगर गिराना चाहते हैं हुकूमत को तो एक पेज पर आना पड़ेगा उनको, लेकिन आपस में तो ऑपोजिशन इकट्ठी हो ही नहीं पा रही है। लेकिन नून लीग इटसेल्फ भी क्यों एक पेज पर नहीं आ रही है? देखिए, नून लीग एक पेज पे आ भी नहीं सकती। पहले हम ये सुनते थे ना जी कि कोई नून में से कोई शीन निकल आएगी। अब ये चीज़ें अमली तौर पर सामने नज़र आने शुरू हो गई हैं। अब देखें कि एक जानिब शहबाज शरीफ जो हैं वो कहते हैं कि मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ मुल्क के लिए, तो वो मैसेज देते हैं मुख्तदर हलकों को, और वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को ये खुलेआम बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यानी क्या करना चाहिए था? यानी बंद कमरे में बात करनी चाहिए थी। तो चाहते सभी ये हैं कि हमारे मामलात जो हैं वो ठीक हों। हमें ये कहा जाता है ना, जिस तरह आज मरियम ने कहा कि जी डील की जो खबरें हैं ये गलत हैं, हम क्यों डील करेंगे, जिनके खिलाफ हम कर रहे हैं। सब अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई क्या है इनकी? कौन सा नजरिया है, मुझे बताएं। लड़ाई क्या है कि आपने जो दस्ते शफकत है वो हम पर रखे, क्यों उठा लिया आपने हमसे दस्ते शफकत? हम तो आपके खास बंदे थे, हम तो आपके पास आते थे, हाजिरी देते थे, रुख मोड़ लिया, मांग क्या रहे हैं हमारे केसेस खत्म करा दें। तो अब सिस्टम बदल चुका है, अब वो वाले मामलात नहीं हैं। इनको क्या कहा गया 2017-18 में कि जी अब ये इस तरह नहीं हो सकता कि कुछ चीजें अदालतों से को मैनेज हो जाएं, आपको रिलीफ मिल जाए। अदालतों से जाके अपने आप को क्लियर करवाएं। इस चीज का गुस्सा किया, कन्फ्रंटेशन की सियासत लेकर आए, उसका फिर रद्द-ए-अमल आया, उसका रिएक्शन आया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो ये फोर्स कर रहे थे उस तरह नहीं आए बल्कि और तरह से आए। अब ये उन चीजों को ये थोड़ा सा कोई टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन को डील किससे करनी है? इमरान खान के साथ। तो इमरान खान तो इनके साथ बैठने का, इमरान खान क्यों नहीं बैठे जब ये अभी नेशनल सिक्योरिटी पर ये जो ब्रीफिंग हुई है? क्योंकि ये चाहते हैं कि खान साहब आए, बैठे, किसी फोरम पर आकर बैठें। अच्छा, दूसरी बात है कि मुख्तदर हलकों की जानिब इस हद तक ये रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, जो खासतौर पर मरियम साहब हैं, इनके वालिद साहब हैं, कि इनकी वापसी अभी तो कोई मुमकिन नजर नहीं आती जो है ना। बाकी शहबाज शरीफ को ना इन्होंने चलने देना है, ना ये चलने दे रहे हैं। और ये बड़ा ऑब्वियस है, जो कोई रिसेंट डेवलपमेंट कौमी असम्बली में होने वाली कार्रवाई में इन्होंने शहबाज शरीफ की स्पीच नहीं होने दी। माहौल तो ये बन गया ना कि हुकूमत ने नहीं होने दी। देखें, एक जब ट्रेजरी बेंचेस से शोर हो रहा होता है तो दूसरे जो हैं वो हेडफोन लगा के अपनी स्पीच करते रहते हैं। इन्होंने नहीं करने दी थी, इनके अपने लोगों ने। तो उसकी रीजन ये है कि जो आपने कहा ना कि पीडीएम कोई एग्रेसिव नहीं होने जा रही। ठीक है, पीडीएम जब से पीपल्स पार्टी के साथ इनका रिश्ता टूटा है, पीडीएम उसी दिन ही खत्म हो गई थी। ठीक है, बाकी ये है कि टूटी फूटी जो पीडीएम है, शहजाद साहब, आपको लगता है कि अब एक पेज पर इकट्ठे हो पाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बार बार ताने भी दे रही है नून लीग को। बहरहाल पीडीएम जिस तरीके से बनाई गई थी अब उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती है। अब तो एक जबरदस्ती है कि उसको कायम रखना है। और एक जिस तरीके से मैं दिल से एग्री करता हूं कि जो टसल आपको पीएमएलएन के अंदर नजर आ रही है और बड़ी वाज़ेह है, वो टसल आपको पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी अब नजर आना शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पर सवाद का जलसा कितना कामयाब था या नहीं कामयाब था, उसकी वजूहात पे भी बातचीत हो रही है कि सवाद का जलसा कामयाब क्यों ना हुआ। क्या किसी के वहां मौजूद ना होने की वजह से कामयाब नहीं हुआ? तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पीएमएलएन के अंदर खाने जो मसाइल हैं उसका इजहार मिलता है, उसके वाज़ेह। अब कहां तक कौन मामला तय करने के लिए तैयार है, ये अदील वड़ाई साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इस किस्म की कमजोरियां पीएमएलएन के अंदर वाज़ेह हो रही हैं, और जब तक पीएमएलएन वाज़ेह तौर पर इनको सेटल नहीं कर पाती उस वक्त तक ना उसकी अपनी वो दोबारा से ताकत डेवलप हो सकती है पीएमएलएन के पार्टी के तौर पे। ये भी याद रखें कि बहुत से लोग, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सीसी में बैठते हैं पीएमएलएन की,
जो कि इलेक्टेबल्स हैं पंजाब के, उनके नजदीक वो सियासत ज्यादा कामयाब है जो कि शहबाज शरीफ साहब करते हैं। वो आते ही उस तरीके से हैं, वो मुफाहमत की सियासत करते हैं, इलेक्टेबल्स जो है वहां के। तो इसलिए पंजाब के इलेक्टेबल्स को जब आप देखते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग चूंकि जो इस वक्त रेवोल्यूशनरी ग्रुप है या यंग टर्क्स का जो ग्रुप है इस वक्त पार्टी के अंदर, वो समझ नहीं पा रहा कि पंजाब की सियासत किस तरीके से तकसीम हो सकती है विद इन देयर पार्टी। बैड लाइट दिखाने की शायद एक कोशिश मुबम सी हुई है, जिसके आसार आपने देखे शहजाद साहब पार्लियामेंट में थे या पार्लियामेंट। शहजाद साहब, एक जो इल्जाम लगाया जाता है, आज भी मरियम साहिबा ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है, अगर ऐसा नहीं है कोई तरदीद क्यों नहीं आ रही। ये अपोजिशन इस मामले पे खास तौर पर क्यों बार बार ये इल्जाम लगा रही है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा, हुकूमत की जानिब से तरदीद आई तो है, अभी भी ये जुल्फी बुखारी वाला जो मामला चल रहा था उस पर भी तरदीद आ गई, लेकिन ये माहौल क्यों, ये क्या पैगाम, एक जानिब ये मगरिब में पैगाम भिजवाते हैं और ऐसा जस्चर देते हैं जी कि हम बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब ये मुल्क की सियासत में ये इसराइल वाले मामले पे इस तरह की सियासत करते हैं। इसको किस पैगाम अदील बड़ा वाज़ेह पैगाम है। उससे पहले वाला जो जुमला था ना मरियम नवाज साहिबा का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो किसको कह रही थी कि हमने जिनके साथ हमारा मसाइल है हम उनके साथ गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं, हम कैसे मामला उनके साथ तय कर सकते हैं, ये किसको पैगाम था? अगर वो किसी एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे थे या पीटीआई को तो नहीं दे रहे थे श्योरली, तो वो अपनी पार्टी के अपनी अंदर को पैगाम दे रहे हैं कि हमने किसी से मामला नहीं करना। अच्छा, अब उसको रीइंफोर्स कैसे किया जा रहा है? रीइंफोर्स ऐसे किया जा रहा है कि ये तो वो लोग हैं जो कि इसराइल के साथ तल्लुकात बनाने जा रहे हैं। तो आप किस तरीके से एक पॉपुलर पोजीशन के अंदर रहते हुए आप ऐसे लोगों के साथ मामला कर सकते हैं जो कि इसराइल को तस्लीम करने के नहज तक पहुंचे हो? तो मुश्किलात फिर भी शहबाज शरीफ के लिए हैं कि क्या ये लोग इस काबिल हैं कि इनसे बात की जाए? इन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई, मेरे वालिद साहब को हटाया, हमें मिसाइल क्रिएट किए, हमारे पर मुकदमे हुए और उसके बाद अब इसराइल को भी तो मेरा अपना ख्याल है कि सारे का सारा जो नैरेटिव है उसका बुनियादी नुक्ता यही है कि उनको ये वाज़ेह कराया जाए कि जो आप करना चाह रहे हैं ये नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आखिरी हिस्से में हम कुछ स्पेशल चंक में हम बात करेंगे क्यों जितने भी इलेक्टेबल्स होते हैं वो अपने प्राइवेट फंक्शंस के अंदर भी प्रोटोकॉल लेकर जाते हैं, ये कितना ज़रूरी होता है और ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, इस पर बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी प्राइवेट फंक्शन में कोई प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी नहीं लेंगे और ये भी कहा गया है कि मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, उसके अलावा जो गवर्नेंस के जो लोग हैं तमाम, उनके जो पर्सनल जो भी फंक्शंस होंगे उनके लिए कोई भी प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी के हवाले से एक जामे एक पॉलिसी बनाई जा रही है और कैबिनेट के अंदर उसको डिस्कस भी किया जाएगा। और वो जामे पॉलिसी क्या है वो भी मैं दिल बताएंगे। दिल मुझे बताएगा कितना जरूरी होता है, एक तो आपका क्या राय है इस हवाले से, कितना जरूरी है इमरान खान साहब का ये कहना कि वो किसी भी प्राइवेट फंक्शन में अब कोई प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखें, ये वैसे तो एक ये जेस्चर होता है और प्राइम मिनिस्टर साहब जब हुकूमत में आते ही आपको याद होगा उन्होंने वजीर आज़म जो हाउस है वहाँ की भैंसें, वहाँ की गाड़ियाँ और तकरीबन 60 के करीब जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनका वो ऑक्शन करवाया था। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने जो ये फैसला किया है, प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला अब इस पे पॉलिसी एक बनेगी अगले काबीना के इजलास में और इसमें आज उन्होंने खुद ट्वीट करके भी बताया है और ये पॉलिसी जो है ये अक्रॉस द बोर्ड इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। आपने गुज़िश्ता ये देखा भी होगा चंद दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बगैर प्रोटोकॉल के मुख्तलिफ जो शॉपिंग इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ मराकज़ हैं वहाँ पर गए और उन्होंने कहीं जो रेडी बान हैं वहाँ पर गए और रमज़ान में भी गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं बुनियादी मकसद जो है ये शुरू से इनका नैरेटिव क्या था कि जी ये प्रोटोकॉल और ये चीज़ें पब्लिक के लिए जो इनकन्वीनियंस होती है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त वैसे तो ये हर हुकूमत में होता है ना, एक ये वैसे
पीआर का एक तरीकाकार भी होता है, जो पब्लिसिटी का तरीकाकार भी होता है कि तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं जाकर बाजारों में और अवाम की अवाम के साथ घुल मिल जाना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, प्राइम मिनिस्टर को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पर ठीक है, ऑस्टेरिटी अपनी जगह ठीक है, ये प्रोटोकॉल और अवाम की इनकन्वीनियंस जो है ये नहीं होनी चाहिए, वो गैर जरूरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है इस वक्त मैं समझता हूं कि जो दुनिया के जिन लीडर्स की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसमें सरे फहरिस्त हैं। जो मगरबी जरूरी आपने बात की है, ठीक है, होता है ऑस्टेरिटी ड्राइव भी चलाई जाती है, लेकिन कितना जरूरी है ये इस वक्त, और दूसरा ये कि इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? वैसे देखें, वैसे तो कोई बड़ा खर्चा नहीं हो जाता कि जी प्रोटोकॉल नहीं होगा। क्या मुल्कों के लिए कोई लाखों या करोड़ों की वर्थ नहीं होती, रहनुमा की जो सिक्योरिटी होती है वो ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन यहां पर प्रोटोकॉल जो है वो अपने देहातों, अपने गांव, जब ये अपने हलकों में जाते हैं दिखाने के लिए है, वो गैर जरूरी किया जाता है। लेकिन इसका मैसेज सोसाइटी में किया जाता है। ये मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया, अगर आपके पास वक्त है तो मैं सुना देता हूं। खत्म हो चुका है, इस पे हम फिर किस दिन बात करेंगे। जरूरी है कि आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो बेजा प्रोटोकॉल होता है वो भी अच्छी बात नहीं होती। नज़र टाइम खत्म हो चुका है, चलो आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये क्या